चलिए स्टार्ट करें। अच्छा 147 बता दिया था हमारे को। 148 है ड्यूटामाइन। बीटा एगोनिस्ट है या बीटा अल्फा एगोनिस्ट है या अल्फा एगोनिस्ट है। ड्यूटामाइन प्राइमरी एक्ट करता है बीटा वन एडर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। उसका क्या इफेक्ट है कि वो हार्ट रेट इंक्रीज करता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करता है। और उसी का ड्यूटामाइन का दूसरा इफेक्ट क्या है, वो मिनिमल इफेक्ट है, पर अल्फा तो उसका इफेक्ट है। अल्फा एडर्जिक एक्टिविटी का है कि जैसे नॉन एपिलेप्टिन का होता है ना, वैसे ही इसका भी मिनिमल इफेक्ट है ड्यूटामाइन का अल्फा रिसेप्टर पे। तो इसका जो बीटा एंड अल्फा एगोनिस्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। ठीक है। 149। ठीक है। 149 नॉट इंक्रीज रिस्क ऑफ सीजर। कौन से रिस्क है जो सीजर नहीं बढ़ाते? वो है लाइट लाइट से सीजर बढ़ जाता है, मेंटल स्ट्रेस से भी बढ़ जाता है, लेकिन मॉडरेट एक्सरसाइज से सीजर का कोई ताल्लुक नहीं है कि उससे सीजर के एपिसोड्स आए या कुछ। जी ठीक है, समझ आ गया आगे। ठीक है। 150 क्लोरोक्विनाकोल इज कंजक्टिवाइटिस। तो इसमें ये बैक्टीरियल डिजीज है कंजक्टिवाइटिस। ये क्लोरोनाफिकोल दे रहे हैं हम। ठीक है। इसमें बताया है कि इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये आप किसी भी एज को दे सकते हैं। ये एक लिखा हुआ मस्ट बी केप्ट इन रेफ्रिजरेट एंड डिस्कार्ड आफ्टर 1 मंथ। हाँ, ऐसी सही है, करेक्ट है। यूज 4 टाइम्स डेली फॉर 7 डेज। ये 4 टाइम देना होता है 7 डेज के लिए। ये भी करेक्ट है। ठीक है। इसलिए जो नो रिस्ट्रिक्शन इन एज, ये भी करेक्ट। अच्छा, एक ठीक है। मिनट में ऐड कर दूं। मैं ऐड कर दूं तो इसमें ये एक 2 to 4 क्लोरोफेनिकोल। आवर्स। हाँ सॉरी। ऐड हाँ, करें। 2 to 4 आवर्स देते हैं, 4 टाइम्स नहीं देते, 2 to 4 आवर्स देते हैं आफ्टर। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और ये जो मस्ट बी अच्छा कीप्ट अक्सर वो रेफ्रिजरेट एंड क्या डिस्कार्ड कहते 1 मंथ हैं। है, ये भी ये दो गलत है, बाकी जो तीसरा है वो सही है। अच्छा अक्सर वो क्या है कि ये है ना, इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स कर लिए हैं आलाना सर के, तो ये कहती है मुझे भी कुछ उसमें ऐड करना हुआ करे ना किसी के, तो मैं कर दिया करूंगी। सदफ शायद नाम है इनका। तो ये कुछ बोलना चाह रही है, हम हम्म, इसकी सुन लिया करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट टू ऑप्शन है ना वो इनकरेक्ट हैं, क्योंकि क्लोरिनफेनिकोल जो है ना वाहिद आई ड्रॉप्स हैं जिनको आपको यूज करने से पहले फ्रिज में रखते हैं आप। और जब आप ओपन कर सकते हैं कर ले तो उसके बाद आप उसको बाहर रख सकते हैं, विदाउट फ्रिज आप इसको रख सकते हैं। ठीक अच्छा है, तो तो फर्स्ट गलत ऑप्शन है। जो है वो गलत है। ठीक है। इनकरेक्ट है। क्लोरिनफेनिकोल आपको पता है ग्रे बेबी सिंड्रोम करती है ना, वैसे एंटीबायोटिक जो है इसका साइड इफेक्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम। लेकिन ये तो ओरल के और वो केसेस है छोटे ना। बच्चों में, छोटे बच्चे, हाँ जी, छोटे बच्चों में वो होता है ना। हम्म। लेकिन जब आप आई ड्रॉप्स के केस में इसको लेते हैं ना कंजक्टिवाइटिस के लिए, हम्म। बैक्टीरियल जी कंजक्टिवाइटिस के लिए, तो एज की कोई जी। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप ओरल लेते हैं तो आपके पास पता है ना एज रिस्ट्रिक्शन है, आप छोटे बच्चों में नहीं दे सकते इसको फिर। ओके। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि नो एज रिस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ आई ड्रॉप्स। अच्छा यूज फोर हम्म, टाइम्स डेली फॉर सेवन फिर डेज है ऑप्शन सही है। जी सॉरी, आवाज नहीं आई आपकी। ये सेकंड ऑप्शन सही है ना, यूज 4 टाइम्स डेली फॉर 7 डेज। नहीं, नहीं इसका नहीं, भी ये भी डोज इनकरेक्ट है। ये भी गलत है कि इसकी डोज कुछ और होती है, ये हाँ, ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये टू टू मुझे फोर आवर्स देते हैं, 4 टाइम्स नहीं देते डेली। ये 2 to 4 आवर आफ्टर देते रहते ओके। हैं स्टार्टिंग में। ओके। फिर 7 डेज के लिए तो देते हैं, लेकिन 4 टाइम्स नहीं देते। 4 टाइम्स का मतलब है 6 आवर ना, तो 6 आवर नहीं देते, ये 2 to 4 आवर्स देते हैं। सही है, ठीक है। ड्रॉप्स है ना, आई ड्रॉप्स है ये असल में। आयन ठीक ट्रैपिंग। है। आयन ट्रैपिंग क्या है? व्हेन यूरिन इज अल्कलाइन, weak acid tend to become ionized, which reduce their absorption in renal tubule to promote their excretion। मतलब इसमें ये बोल रहे हैं यूरिन क्या है, अल्कलाइन है। अल्कलाइन वीक एसिड के तौर पर काम करेगा और उसको आयनाइज हो जाएगा, जब फिर उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन रिनल ट्यूब्यूल प्रमोट एक्सक्रीशन इन यूरिन। समझ आया कुछ? बात ये है सिंपल, का अल्कलाइन हो गया ना यूरिन, तो ज्यादा वीक एसिड उसमें से एक्सक्रीट होगा। ये होता है एक्सक्रीट बस। हो गया। ठीक है ना, ना एब्जॉर्ब होगा ना वीक बेस से एक्सक्रीट होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना वीक एसिड है जो बहुत ज्यादा एक्सक्रीट एक्सक्रीट हो होगा। जाता है। जी एक्सक्रीट आयन ट्रैप हो 152 जाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसाइज। क्लॉटिंग फैक्टर्स विटामिन के तो ये टू ये तो सेवन सीधा नाइन सीधा है। ये सही। तो फैक्टर्स है याद करने वाले। सही। और
अगला है एस एस नहीं, क्रॉस सेंसिटिविटी बिटवीन पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन की कितनी है? 4 to 10 है, ठीक है। एक जगह आई हुई है 1 to 10 भी आई हुई है, अच्छा, ठीक क्रॉस है। ये सेंसिटिविटी का बीटा क्या मतलब है? लैक्टम सेंसिटिविटी है। पेनिसिलिन में भी बीटा लैक्टम रिंग होता है और सेफलोस्पोरिन में भी बीटा लैक्टम रिंग, ड्यू टू सिमिलरिटी ऑफ बीटा रिंग स्ट्रक्चर, तो इनकी जो सेंसिटिविटी है वो 1 to 10% होती है। अच्छा, ये क्रॉस सेंसिटिविटी क्या होती है? ये इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप या सदफ, कोई भी? क्रॉस सेंसिटिविटी इज बेसिकली इफ वन पर्सन इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, तो देयर इज अ चांस कि वो स्फेलोस्पोरिन के साथ भी एलर्जिक होगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेंसिटिविटी। ऐसा आइसोमर रोटेट एस फेनोक्लोराइड। ऐसे में क्या बिकॉज है, ऑफ द बीटा रोटेट लैक्टम, प्लेन जैसे उन्होंने ऑफ, बताया कि दोनों के अंदर बीटा लैक्टम रिंग होता है ना, स्फेलोस्पोरिन में भी और पेनिसिलिन में भी। तो बीटा लैक्टम रिंग की वजह से अगर सेंसिटिविटी होती है किसी एक पेशेंट को, तो देयर इज अ चांस कि अगर आप स्फेलोस्पोरिन उसको देंगे तो उसके साथ भी वो सेंसिटिव होगा। ठीक है। 154। ठीक है। एस आइसोमर्स क्या होते हैं? एस आइसोमर रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू लेफ्ट, नहीं है लेफ्ट है ये, ओके। ठीक है। वो राइट की तरफ रोटेट नहीं करती, बल्कि पोलराइज लाइट हमेशा लेफ्ट की तरफ रोटेट करती है। जो आर आइसोमर्स होते हैं वो राइट की तरफ रोटेट करते हैं, इसकी एक ठीक ट्रिक है। भी है कि आर मतलब राइट, तो आप आर से याद कर सकते हैं, राइट। राइट और एस मतलब लेफ्ट, हाँ। अगला है 155। आइसोमर्स आर क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है या मॉलिक्यूलर वेट? आइसोमर्स के हमेशा मॉलिक्यूलर वेट सेम होते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती आइसोमर्स के। 156। कैन बी यूज इन लैक्टेशन। लैक्टेशन में हम कौन सी दवा यूज करते हैं? एसिट्रिन कार्बम और कार्बामेजिन, कार्बामेजिन यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या बोलते हैं उसमें, ये भी हालांकि क्रॉस कर जाती है, लेकिन ये इतनी टेराटोजेनिक नहीं है जितनी एसेटिक है, ठीक है। जी। 157। यूज 157। यूज इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हम क्या यूज करेंगे? आईवी, आईवी रेमिप्रिल यूज नहीं करेंगे। डिल्टाजम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज नहीं करेंगे। निपिटिविन भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एंड डाइजो ऑक्साइड यूज करेंगे, हालांकि डाइजो ऑक्साइड क्या है? पोटेंट एंटी एजेंट है, ठीक है। डाइऑक्साइड क्या है? एंटी एंटी प्रेशर एजेंट है। एंटी प्रेस एंटी प्रेस डिब्यूटोबिन का वैसे डायलेटर है, ओके। ठीक है। हम पहले वैसे डायलेटर देंगे, बाद में सेकंड उसमें डिफ्यूज डाइक्लोरोबिसिन गिवन बाय आईवी इंफ्यूजन फॉर 2 to 15 मिनट्स, ये सही है। और क्योंकि ये 2 to 4 आवर्स नहीं दे सकते आईवी इंफ्यूजन, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है वो ज्यादा कम है, ठीक है। ओके। आगे 159। नॉट इंक्रीज मायोपैथी इफेक्ट ऑफ स्टैटिन का मायोपैथी से कोई वो नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। स्टैटिन से है लेकिन एजेटामाइड से कोई उसमें इंटरेक्शन नहीं है कि एजेटामाइड कॉज करवाएगा मायोपैथी। हालांकि स्टैटिन करवाते हैं मायोपैथी, लेकिन एजेटामाइड नहीं कराता, ठीक है। नॉट इंक्रीज मायोपैथी इफेक्ट ऑफ स्टैटिन, इफेक्ट जो आता है ना स्टैटिन का मायोपैथी, लेकिन एजेटामाइड नहीं करवाता, ना बढ़ाता है ना करवाता है। निकोटिनिक एसिड यूज इन हाइपर लिपिडीमिया, जो नियासिन है वो यूज करते हैं हम हाइपर लिपिडीमिया में, हमारे पास ये उसके उसमें आती है, ड्रग ऑफ चॉइस आती है। ये क्या जाता है? इनहिबिट लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यूज, डिक्रीज प्रोडक्शन फ्री फैटी एसिड, डिक्रीज कर देता है टीटीज को, और डिक्रीज कर देता है वीडीएल एलडीएल को और वीएलडीएल को, ठीक है। निकोटिनिक एसिड 161। नॉट इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? प्लग फॉर्मेशन हो जाती है आर्टरीज में, तो वो किसकी वजह से होता है? स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से बोन की इंफ्लेमेशन की वजह से। 162। साइक्लोस्पोरिन मैकेनिज्म क्या है? वो इनहिबिट टी सेल प्रोडक्शन नहीं करता, बल्कि इनहिबिट करता है टी सेल एक्टिवेशन।
जो टी सेल की एक्टिवेशन हो रही होती है उनको इनहिबिट कर देता है साइक्लोस्पोरिन। इसका काम इसकी प्रोडक्शन रोकने में नहीं है बल्कि उसकी एक्टिवेशन रोकने में। 163 मेथड ऑफ यूजिंग निस्टेटिन इन ओरल फंगल इन्फेक्शन। हम ओरल इन्फेक्शन होता है हमें कैंडिडियासिस, जो ओरल थ्रश वगैरह हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम क्या यूज करते हैं? निस्टेटिन यूज करते हैं। निस्टेटिन कैसे? रिंस माउथ ऑयल, सिर्फ मुंह में रिंस करके उसको वो कर देते हैं, थूक देते नहीं, रिंस एंड गार्गल, रिंस करते हैं और गार्गल करके तो नहीं, वो फॉलो कर लेते हैं साथ में, रिंस करते हैं और सॉलो कर लेते हैं। ठीक है। 164 इपोप्रोस्टिनॉल इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। इपोप्रोस्टिनॉल क्या करता है? प्लेटलेट इनहिबिशन करता है। इसका जो मैकेनिज्म है ना कि ये उसकी तरह क्या बोलते हैं, वारफेरिन की तरह ये इपोप्रोस्टिनॉल है, ये प्लेटलेट की जो इनहिबिशन करवा देता है। सही है। टाइम मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग में रिएक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिनेज। क्या बोल रहे हैं? पैरालॉक्सी टाइम मैकेनिज्म क्या है? ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट में पॉइजनिंग होती है ना, तो उसमें क्या करता है? रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन स्पेस का जो एंजाइम है ना, उसकी रीएक्टिवेशन करवा देता है ये पैरालॉक्सी टाइम। तो इससे ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट होता है। 166 मेजरमेंट ऑफ ड्रग एक्यूमुलेशन इन प्लाज्मा आफ्टर क्रोनिक यूज टी हाफ। अगर हम टी हाफ उसकी ना देखें और हम उसको क्रोनिक यूज करते तो क्या हो जाएगी? ड्रग की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। अगर पहली वाली एलिमिनेट नहीं हुई, हम अगली डोज देते जाए, उसकी टी हाफ ना पकड़े, तो उससे क्या होगा? ड्रग की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। ठीक है। 167 रेनिसिडिटी डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड फैटी। ये सिर्फ जस्ट डेफिनेशन लिखी है रेनिसिडिटी की। ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड जब भी होगा उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी। डबल बॉन्ड किसके दरमियान होगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे और उसमें ऑक्सीडेशन हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेनिसिडिटी। सही है। 168 ओमेप्रोजोल यूज ओटीसी इन केस ऑफ। अब मैंने ये पढ़ा है कि ओमिप्रोजोल भी मतलब उसमें जाती है, क्या बोलते हैं, लैक्टेशन की ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे में जाती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर ट्राइड एनास्टेटिन एंड रेनिटिडिन विद नो बेनिफिट्स। रेनिटिडिन का कोई बेनिफिट नहीं होता अगर हम एनासिड के तौर पर ले, लेकिन ओमिप्रोजोल का एनासिड में उसका वो होता है, असर होता है कि बच्चे से माँ की ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे तक भी मुंतकिल हो जाती है। इट्स माय साइड। ठीक आपका हो गया? अच्छा, मैं इसमें है। थोड़ा जी सा जी ऐड मेरा करके आंसर। चली जाऊँ। आप ऐड करो। ओमेप्राजोल जी जो है जी ना, जी। ओटीसी प्रोडक्ट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं ओमेप्राजोल को। किन में? अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर थी, उसने रेनिटिडिन ट्राई की है एज एन एंटासिड, ठीक है, उसने एंटासिड भी ली है और रेनिटिडिन भी ली है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर उसको हम ओटीसी के तौर पे ओमेप्राजोल जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। 168 का ये था। सही है। ठीक है, तो अगर किस तरह की कोई केस स्टडी आए कि अ मदर हु इज ब्रेस्ट फीडिंग एंड शी हैज ट्राइड एंटासिड एज वेल एज रेनिटिडिन विद नो बेनिफिट, तो आप उसको क्या देंगे? ओटीसी प्रोडक्ट में फिर आप उसको मिप्राजोल देंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और और अच्छा, 168 जी। 166 में 166 में ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म कोई यूज कर रहे होते हैं, क्रोनिक यूज कर रहे होते हैं किसी भी ड्रग का, तो हम्म, फिर अगर आपने उसको मेजरमेंट करनी होती है ना प्लाज्मा के अंदर, तो आप कौन सी चीज से उसको मेजर करते हैं? तो आप हाफ लाइफ से मेजर ये आप करते लाइक हैं प्लाज्मा के अंदर कितनी ड्रग एक्युमुलेट हुई हुई है। ओके। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में हमने डायज़ॉक्साइड क्यों यूज करा है? ये कौन सी हाँ डायक्सो मुझे ड्रग है? भी थोड़ा डायस डायजॉक्साइड ना, इट इज जैसे अ देखिए। डायूरेटिक टाइप है, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है, और ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हम इसको यूज करते हैं, स्लो आईवी इन्फ्यूजन लेते हैं इसकी। आपने इसको तो ऐसे ही ये याद वो करना है, है। इट इज अ थायराइड, डायूरेटिक्स हम पढ़ते हैं ना, डायजॉक्साइड्स वाले, थायराइड टाइप, हम्म। ये थायराइड हम्म। टाइप है, लेकिन ये इसका इफेक्ट ये है कि एंटी हाइपरटेंसिव है। अच्छा।
और लेकिन ये इसको हम स्लो थायराइड की आईवी क्लास फिगर में में तो नहीं देखते आती, हैं। हाइपरटेंस जी, थायराइड ये क्लास में थायराइड की आती है, क्लास लेकिन में तो नहीं। थायराइड की क्लास में है, बट इट इज नॉट अ डायूरेटिक, इट इज एन एंटी हाइपरटेंसिव। अच्छा ठीक है। ओके। अच्छा, 168 के बाद जो है 169 जिसका है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है? अगर नहीं है तो हम जैन का है। पढ़ा देंगे। देन आपका है, आप करा करा दे चलो। Ji, Assalamualaikum. Huria, actually, I have done these, but Sadaf is doing a pretty good job. If she wants to continue, then I have no issues. I'll just listen. सदफ आप पढ़ा देंगे हमें 169 से ऑनवर्ड जितना आप पढ़ा सकें, क्योंकि काफी एब्सेंट भी जस्ट अ है। मोमेंट, एक मिनट बस, मैं आपको करवा देती हूँ, एक मिनट में आपको करवा देती हूँ। अच्छा, लिथियम के बारे में हमेशा याद रखिए, लिथियम जो ना हाइपोथायराइडिज्म करवाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने एक और ड्रग पढ़ी हुई थी, माइडोरॉन। माइडोरॉन जो है वो हाइपोथायराइडिज्म भी करवाती है और हाइपरथायराइडिज्म भी करवाती है, लेकिन लेकिन लिथियम से अपना हाइपोथायराइडिज्म करवाती है। इट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम। उसके बाद 170 पे है ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया जिरवोसी। तो उसके लिए हम निमोनिया जिरवोसी बेसिकली जो HIV कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं ना, उनको होता है ये निमोनिया। और उसके लिए हम कोट्राइमाजोल और पेंटामिडीन जो है वो यूज करते हैं। ओके। 171 पे है नॉट यूज्ड इन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए मिनोसाइक्लिन और सेफिरिक्साइम जो है वो यूज नहीं होती, मॉक्सिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन जो यूज होती है। ओके। But Sadaf, when I was searching about it, tetracyclines were part of the pneumonia. अब ये exception क्यों है मुझे नहीं पता. ये जो रिवर्सी जो है ना, बेसिकली कम्युनिटी एक्वायर्ड की No, no, बात कर रहे हैं आप? I'm talking about acquired pneumonia, community acquired pneumonia. Minocycline is a अच्छा, tetracycline that is. आर यू रेफरिंग टू AMH? No, I'm not. Just generalized तो research. whenever we are talking about आला नसर, इट इज अबाउट AMH, ठीक है। तो जो आला नसर में मोस्टली बातें सही लिखी हुई हैं और इन्होंने रेफरेंस अपना AMH रखा हुआ है। अगर आप गूगल करेंगे ना चीजें, तो आपको और मिलेंगी गूगल पर, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस एज वेल, ठीक है। Okay, लेकिन cool. हमें जो आंसर करना है ना, वो AMH को कंसिडर करके करना है। ओके। 172। अच्छा, ड्रग यूज फॉर ग्राम नेगेटिव, तो इसमें मिनोसाइक्लिन जो है वो ऑप्शन है, बाकी दोनों जो है वो ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज होती है, वैंकोबी और फ्लॉक्सिसिलिन भी। नॉट सिम्टम ऑफ सेरोटोनिन सिंड्रोम। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम का सिम्टम कॉन्स्टिपेशन नहीं है, इसका टिपिकल सिंड्रोम जो होता है ना, वो डायरिया होता है। सेरोटोनिन सिंड्रोम में ट्रेमर्स भी होते हैं, एजिटेशन भी होती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, डायरिया होता है। सेरोटोनिन सिंड्रोम को ना आप उसके साथ एड्रिनर्जिक सिम्टम्स के साथ भी याद कर सकते हैं। एड्रिनर्जिक सिम्टम्स में ये होता है टेकिकार्डिया, ट्रेमर्स, एजिटेशन होती है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, डायरिया होता है साथ में सेरोटोनिन लेकिन सिंड्रोम के केस में। लेकिन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता? मैंने आपको यही कहा ना कि आप सेरोटोनिन की जो सिंड्रोम के साइड इफेक्ट्स है ना, मतलब जो इसके सिम्टम्स हैं, आप उसको एड्रिनर्जिक के साथ रिलेट कर सकते अच्छा, हैं। एड्रेनर्जिक के नहीं होते तो इसका भी नहीं होता, उसको उसमें भी रिलेट, कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई? जी, रिलेट कर सकते हैं आप उसको, अगर आपको भूल जाए। नहीं, एक मिनट। एसिटाइलकोलिन TCS, सिंथेसिस में जो है वो डायरिया होता है और सेरोटोनिन में भी डायरिया होता है। एड्रेनर्जिक से डायरिया तो नहीं होता, एड्रेनर्जिक तो कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है। तो सेरोटोनिन कैसे लिंक कर रहा है एड्रेनर्जिक लेकिन सिम्टम से? मैंने कहा एक एक डिफरेंस यही है, अच्छा। बाकी सारे सिम्टम्स वैसे ही हैं, ट्रेमर्स, एजिटेशन वैसी होती है। एक जो ओके। डिफरेंस है ना, वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, डायरिया होता है। सही। ठीक है। TCA जो है ये भी सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं, अगर हम इकट्ठे यूज करें SSRIs के साथ, यूज करें इनको, TCS को। प्रोटीन इज नॉट, अच्छा, नेफ्रॉन से प्रोटीन हमें पता है कि वो पास नहीं हो सकती। 175, अच्छा, GFR में ये से प्रोटीन जो है वो नहीं सेरोटोनिन आते सिंड्रोम ना क्या उसमें, कहलाता है? फिल्ट्रेट में। सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या बोलते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम को? सेरोटोनिन सिंड्रोम में होता क्या है? बेसिकली इसको सेरोटोनिन सिंड्रोम ही कहते हैं, और ये उसकी SSRIs का साइड इफेक्ट है ना ये। आपको पता है ना, जो SSRIs हैं वो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स होते हैं। तो हम्म। साइनैप्स के अंदर सेरोटोनिन के लेवल जो इंक्रीज कर जाते हैं, अच्छा। ठीक है। तो सेरोटोनिन के लेवल्स इंक्रीज करने की वजह से जो आपको जो सिम्टम्स आते हैं, उसको हम सेरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ओके। ठीक है। उसमें ट्रेमर्स, एजिटेशन, हाइपरथर्मिया और डायरिया। सही। अच्छा जी, उसके बाद 176 पे था नॉट फिल्टर्ड बाय किडनी।
तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रोटीन जो है ये नेफ्रॉन से जो फिल्टर नहीं होती। 177 साइड इफेक्ट ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन इन ओल्ड पेशेंट। तो ये यूरिनरी रिटेंशन करते हैं, इसीलिए हम इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं कि आप जेरेटिक पेशेंट को एमिट्रिप्टाइलिन नहीं देंगे। टीसीए ना, तो ये यूरिनरी रिटेंशन करता है। उसके बाद है वेजोप्रेसिन व्हेन इंक्रीज्ड। तो वेजोप्रेसिन का काम ही ये है कि वो सोडियम वाटर रिटेंशन करेगा। तो वेजोप्रेसिन जो है इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। 179 अल्कोहल शुड नॉट बी यूज्ड व्हाइल यूजिंग डाइसल्फोरैम। ये हमें पता है कि अल्कोहल को हम मीट्रोनिडाजोल के साथ या डाइसल्फोरैम के साथ नहीं लेते, क्योंकि इटसेल्फ डाइसल्फोरैम लाइक रिएक्शंस आना शुरू हो जाता है ना उसके साथ। ओके 180 नाइट्रोग्लिसरीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है डिक्रीज करता है प्रीलेट को और डायलेट करता है कोरोनरी आर्टरी को। जीटीएन भी इसको कहते हैं सही। हम, नाइट्रोग्लिसरीन को। जी जी जी। हार्मोन दैट रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। तो एरिथ्रोपाइटिन जो है ये प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज को रेगुलेट करता है। एलोपिरोनोल का मैकेनिज्म क्या है? डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ हाइपोजेंथीन टू जेंथीन। सीधा सीधा मैकेनिज्म ये है कि ये हाइपोजेंथीन को जेंथीन में कन्वर्ट नहीं होता, करने देता। प्यूरिन डेरिवेटिव है ना एलोपिरोनोल। ड्रग फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ इज वैंकोमाइसिन। तो मर्सा की जो ड्रग है वो हमारे पास आईवी वैंकोमाइसिन है। मर्सा के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज आईवी वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन के बारे में ये भी है कि ये रेड मैन सिंड्रोम करता है और इसको हम स्लो आईवी इन्फ्यूजन में देते हैं इसी वजह से। कौन सा सिंड्रोम करता है? क्या करता है रेड बैग? रेड मैन सिंड्रोम, ये क्या मतलब? हाइपरथर्मिया, हाँ अपर पार्ट आपका बॉडी का जो फ्लशिंग होना शुरू होती है उसमें। ओके तो ये बहुत दफा रिकॉर्ड्स में आया है कि रेड मैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद वैंकोमाइसिन। तो उसको अवॉइड करने के लिए ही हम इसको स्लो आईवी इन्फ्यूजन में देते हैं। या फीवर भी इसको कहते हैं कि वैंकोमाइसिन इंड्यूस्ड फीवर हो जाता है। उसके बाद है सही। अच्छा, पैराथायराइड हार्मोन के लेवल अगर कम होंगे तो कैल्शियम इन ब्लड जो है उसके लेवल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। पैराथायराइड हार्मोन और कैल्शियम का ये लिंक है, ब्लड के अंदर जब कैल्शियम का लेवल कम होता है ना तो बॉडी उसको सेंस करती है, फिर पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करती है। जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल डिक्रीज करते हैं, आपका पैराथायराइड हार्मोन उसको सेंस करता है कि लेवल जो है वो डिक्रीज हो गए हैं कैल्शियम के। तो अब पैराथायराइड हार्मोन के जो है ना सिक्रीशन इंक्रीज होगी, उससे फिर ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा। पैराथायराइड हार्मोन जो है ना वो बेसिकली 3 तरह से ना कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराता है आपकी बॉडी के अंदर। वन इज थ्रू बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, बोन की रिजॉर्प्शन करवा के लाइक बोन्स में से आपकी कैल्शियम को एक्सक्रीट करता है इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। इस फिनोमेना को हम कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, एक ये मैकेनिज्म जिसकी वजह से वो ज्यादा करता है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैल्शियम के लेवल को। दूसरे 2 मैकेनिज्म है, एक वो जीआईटी से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है इसकी कैल्शियम की, और तीसरा मैकेनिज्म है वो किडनी से उसकी एलिमिनेशन को जो है इनहिबिट करता है, पैराथायराइड हार्मोन। तो जब बॉडी सेंस करती है देयर इज अ डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा, वो 3 तरह से एक्ट करेगा और बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को इंक्रीज करेगा। ठीक है सही। क्यूटापीन का साइड इफेक्ट जो है वो वेट गेन है, ये हमें पता ही है क्यूटापीन का साइड इफेक्ट वेट गेन है। विद फूड टू डिक्रीज जीएटी साइड इफेक्ट्स। तो सर्ट्रालिन के बारे में यही है कि ये एसएसआरआई है, इसको हम यूज कर नहीं सॉरी एसएसआरआई, हाँ जी। तो ये इसको हम सर्ट्रालिन के बारे में यही है कि ये हम विद फूड लेते हैं ताकि जीएटी इन जो साइड इफेक्ट्स है ना वो कम किए जा सकें इसके। टी हाफ लाइफ आफ्टर 16 आवर्स, हाउ लॉन्ग डज इट? अच्छा, ये टी हाफ जो है वो कैलकुलेट करने का आपको पता है ना कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल पता है आपको हेल्थ कि नहीं? क्लास। जी अगर आप थोड़ा इसको इस तरह अब किसी की ड्रग की ना 16 है ना, वो कह रहा है हाफ लाइफ उसकी 16 आवर्स है, तो आपने बताना कि कितना टाइम लगेगा कि 90% एक्सट्रीट हो जाए। वैसे तो 4 to 5 हाफ आवर्स के बाद, हाफ लाइफ के बाद हमें पता है एक्सट्रीट हो जाता है ये वाला। इसको एक आसान तरीका ही होता है कैलकुलेट करने का कि आप अज्यूम कर लेते हैं कि देयर वाज 100 mg ड्रग इनिशियली। ठीक है, तो अगर फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी यानी कि आफ्टर 16 आवर्स कितनी रह जाएगी आपके पास? 50% रह जाएगी ना। 50%। ठीक है, अनदर जी 16 जी। आवर्स गुजरेंगे तो कितनी रह जाएगी? 25%। 25%। अभी तक टोटल 2 हाफ लाइफ गई तो कितनी निकल गई? 75% चली गई। सही। आपने 90% तक लेके जाना है ना इसको। जी जी।
अगर आप लोगों के पास पेपर पेन है ना सबके पास, तो एक दफा जी लिख जी लें, जी आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। जी बोलिए। लिखें, एज्यूम करें, हम एज्यूम करें कि हमारे पास 100 mg ड्रग थी एट द स्टार्ट ऑफ योर, यानी कि जब आपने इनिशियली ड्रग दी, ठीक है। 100 mg ड्रग थी, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी उसकी, यहाँ पे वो हाफ लाइफ कितनी बता रहा है, 16 आवर, यानी कि आफ्टर 16 आवर्स कितनी रहेगी आपके पास, 50, 50%। ठीक है। उसके बाद 50 के बाद 25% होगी, अनदर हाफ लाइफ गुजरेगी, यानी कि सेकेंड हाफ लाइफ जब गुजरेगी अनदर 16 आवर्स के बाद 25% रह सही। जाएगी, then it will become 12.5% 12.5। after another half life, यस। ठीक है। थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितनी रहेगी, 12.5%, 12.5 to 6.25। फिर 6.25, 25। तो कितनी हाफ लाइफ गुजर गई अभी तक, 4 तकरीबन, ठीक है ना। 4 जी जी। इंटू 16 करें, कितने हो जाएंगे, कितने आवर्स बन जाएंगे आपके पास, 4 हाफ लाइफ गुजरी ना, और हाफ लाइफ कितनी वो बता रहा है 16, 64 आवर्स। तो आंसर वुड बी 64 आवर्स। अच्छा, फोर्थ हाफ लाइफ में 6.2 वेरी गुड। 6.2% बचता है। 12.5 का हाफ। ओके, तो 4 हाफ जी, लाइफ से हम कह लोग रहे मल्टीप्लाई एटलीस्ट कर देंगे तो 90% बचेगा। एक्ससीड हो जाए,